ओके, सो लास्ट क्लास से रिलेटेड सबसे पहले कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हो आप। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने व्हाट इज चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज पढ़ा था, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ी थी। तो मैंने कुछ मेथड्स ऑफ चार्जिंग आपको पढ़ाई थी। मैंने आपको 3 मेथड बताई थी फ्रिक्शन से, जो हम डे टू डे लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं कई बार। किसी ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब करो तो ग्लास रॉड पे चार्ज हो जाता है, इट इज पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशनली जो ग्लास पे चार्ज आया था सिल्क से रब करने से, उसे अपन पॉजिटिव नाम देते हैं। और एबोनाइट की रॉड को अगर कैट फर से रब करे तो एबोनाइट की रॉड पे जो चार्ज आता है उसको नेगेटिव नाम दिया। ऐसे चार्ज को 2 तरह का होता है, वो सब अपन ने देख लिया था। ठीक है, और किसी को कोई डाउट, मेरे पास मैसेज तो नहीं आया है, आई होप मतलब कि किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अपन ने चार्जिंग की मेथड भी पढ़ ली थी। अब मेरे पास कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो पहले तो अपन ये क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं और फिर अपन है ना इलेक्ट्रोस्कोप्स वगैरह पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, स्कूल्स वगैरह में कई बार पूछा जाता है सीबीएसई में। तो पहले तो उसको हैंडल करते हैं अपन। लिखिए, इफ attractiveness of two bodies is true test of their chargeness, or we can say true test of charge. पहला पहला क्वेश्चन लिखिए, इफ अट्रैक्टिवनेस ऑफ टू बॉडी इज ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज। क्या दो बॉडी चार्ज है, ये चेक करने के लिए हम उनके अंदर अगर अट्रैक्शन का फोर्स है तो क्या इससे चेक हो जाएगा कि वो चार्ज है? मेरे पास एक आंसर भी आ गया, कई बच्चों के आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, अनन्या का आया है, निमित का आया है और एक और बच्चे का आया है। चलो, सौरभ का भी आया। सभी के सेम आंसर आ रहे। अक्षत का थोड़ा डिफरेंट आया है। चलो, मैक्सिमम बच्चे मुझे नो बोल रहे हैं। अक्षत आपने यस बोला है। अक्षत, एनी स्पेसिफिक रीजन? ईशान का भी नो है। बताओ अक्षत, आप समझा सकते हैं कुछ? अक्षत भी नो बोल रहा है। ओके, मैक्सिमम बच्चे नो रिप्लाई कर रहे हैं। तो यस, अगर दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन है तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि उनपे चार्ज है, बिकॉज अट्रैक्शन कैन ऑल्सो बी देयर इन अ चार्ज इन एन अनचार्ज बॉडी। एक चार्ज और एक अनचार्ज बॉडी में भी अट्रैक्शन हो सकता है ना? फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर अपन छोटे से पेपर के टुकड़े तोड़ के रख दे और कॉम को अपन हेयर कॉम करे एंड आफ्टरवर्ड्स अपन कॉम से देखे तो पेपर के टुकड़े अट्रैक्ट होते हैं, है ना? दैट इज माइट बी बिकॉज पेपर के टुकड़े चार्ज हो चुके थे, और इट माइट बी बिकॉज उनमें पोलराइजेशन हुआ है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स। एटम्स के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट एंड उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो किसी भी मटेरियल के अंदर जो एटम्स होते हैं ना, उनमें चार्ज होता है। अब जो एटम्स होते हैं उनका चार्ज, जैसे मान लीजिए कोई मटेरियल है और यहाँ पे मैंने एक चार्ज बॉडी रखी जिसमें सपोज पॉजिटिव चार्ज है। So due to this positive charge, the positive charge is trying to attract the electrons, and electrons हो सकता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक तरफ इकट्ठा हो जाए एटम के अंदर। एटम से बाहर नहीं निकल रहे वो, दे आर नॉट फ्री टू मूव, बट एटम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा एक साइड हो गया और प्रोटॉन जो बाकी पॉजिटिव चार्ज हो गया एक तरह से दूसरी साइड हो गया। एटम में इलेक्ट्रॉन्स का एक तरफ मूवमेंट हो गया, जिसकी वजह से एटम्स या मॉलिक्यूल जो मटेरियल के अंदर है वो हो गया पोलराइज। पोलराइज मतलब एटम्स का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह पे नहीं है ना। एटम ऐसे तो पूरा न्यूट्रल है, बट इट हैज सम सेपरेशन बिटवीन इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। दैट्स व्हाई नाउ दिस नेगेटिव चार्ज व्हिच आर क्लोज टू दिस पॉजिटिव चार्ज आर अट्रैक्टेड मोर, बिकॉज आप थोड़ा बहुत जानते हो कूलॉम्स लॉ से वो डिस्टेंस डिपेंडेंट भी होता है। दूर होगा चार्ज तो फोर्स कम, चार्ज पास होगा तो फोर्स ज्यादा। Hence, due to this positive charge, this negative charge are attracted more and this positive charge are repelled less. So net में क्या हो जाएगा? इस मटेरियल पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये जो फिनोमिना हुआ कि मटेरियल के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा सेपरेशन हो गया चार्ज का, इससे बोलते हैं हम पोलराइजेशन। और वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है, आपने सब सुना होगा केमिस्ट्री में, है ना? तो this polarization is responsible for any object to get attracted to a charged body। ये पोलराइजेशन से भी चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरी बॉडी अट्रैक्ट हो सकती है, और भी चीजों से अट्रैक्ट हो सकती है। कई बच्चों ने मुझे बोला ग्रेविटेशन फोर्स से भी अट्रैक्ट हो सकता है। यस, पर ग्रेविटेशन फोर्स बहुत वीक होता है ना? वो इतना कम होता है कि उसको अपन इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर में हमें समझ नहीं आता वो। तो फिर कुछ और भी बोला लोगों ने, बच्चों ने, है ना? ठीक है, और भी तरह के फोर्स हो सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है।
पर मैग्नेट में क्या होता है कि मैग्नेट में अगर मैग्नेट से मेटल अट्रैक्ट हो रहा है तो मेटल को उल्टा घुमा दोगे तो भी अट्रैक्ट होगा, है ना, और उस मैग्नेट से कोई दूसरा मैग्नेट लाओगे तो वो रिपेल होने लगेगा। तो रिपेल एंड अट्रैक्ट, तो उससे समझ में आ जाएगा कि वो मैग्नेट है। अगर दो मैग्नेट है मेरे पास तो मैं चेक कर सकता हूँ अच्छे से कि उनमें से दो मतलब दूसरी दोनों चीजें मैग्नेट है कि नहीं। पर चार्ज बॉडी में ऐसा नहीं होता, चार्ज बॉडी को घुमाओगे तो भी उनमें फोर्स हमेशा एक जैसे ही रहता है। अगर दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रही है तो घुमाने पर भी रिपेल ही करती है, उनमें घुमाने से फोर्स चेंज नहीं होता डायरेक्शन में। चलिए, तो मैग्नेट में ऐसा डिफरेंस हो जाता है क्रिएट। तो यहाँ पे हमने समझा कि चार्ज बॉडी अनचार्ज को भी अट्रैक्ट कर सकती है। इज दिस क्लियर? क्या ये समझ में आई बात अपन को? यस। और इस फिनोमेना को क्या नाम देते हैं अपन? पोलराइजेशन। दिस फिनोमेना कि मटेरियल के मॉलिक्यूल्स या एटम्स में पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर अलग अलग हो जाए, वो पोलर हो जाए, है ना, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में पोलर होता है H2O, तो वही चीज है यहाँ पर भी। इस फिनोमेना को बोलते हैं पोलराइजेशन। यस, वेरी गुड। चलिए, तो सबको क्लियर? एक बच्चे का रिप्लाई मेरे पास यस आया, बाकी सबको आया कि नहीं? इज दिस पॉइंट क्लियर? यस। चलो, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं मुझे यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो एक छोटा सा क्वेश्चन अपन ने देखा, अब इससे रिलेटेड कई और क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसे लिखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आई हैव 4 balls, 4 polystyrene balls. I have 4 polystyrene balls numbered 1, 2, 3, 4. I have 4 polystyrene balls numbered 1, 2, 3, 4, and exactly 2 of them are charged. And exactly 2 of them are charged. I have 4 polystyrene balls numbered 1, 2, 3, 4, and exactly 2 of them are charged. Ball 1 is attracting, ball 1 is attracting ball number 2 and 3. Ball 1 is attracting ball 2 and 3 and repelling ball number 4. And repelling ball number 4. Ball 1 is attracting ball number 2 and 3 and repelling ball number 4. Similarly, ball number 4 is also attracting. Similarly, ball number 4 is also attracting ball number 2 and 3. Ball number 4 is also attracting ball number 2 and 3. चलो, अगली लाइन लिखिए। What will be nature of force? What will be nature of force between ball 2 and 3? What will be nature of force between ball 2 and 3? What will be nature of force between ball 2 and 3? चलो बताइए। मेरे पास 4 पॉलीस्टाइरीन बॉल्स है और कुछ इंफॉर्मेशन दी है मैंने आपको, और मैंने पूछा है कि 2 और 3 के बीच में फोर्स का नेचर कैसा होगा। नेचर मतलब बताना है अट्रैक्टिव, रिपल्सिव क्या होगा, इस तरह जो भी चीज है बताना है आपको। बॉल नंबर 2 और 3 के बीच का मैंने नेचर पूछा है फोर्स का, बॉल नंबर 2 एंड 3। चलो, कई बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास, कुछ के सही है, कुछ के गलत भी है। यस, वेरी गुड, ठीक है अर्नव। नेचर ऑफ फोर्स बताना है, मतलब कि अट्रैक्टिव रिपल्सिव किस टाइप का फोर्स है बताना है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। बिल्कुल सही कशिश। नहीं निमित, गलत है आपका जवाब। बिल्कुल सही खाते, नहीं सौरभ। चलो, काफी बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास। बताओ मैं, ईशान गलत है बेटा।
चलो मैं बता देता हूँ। ओके, एक्चुअली कोई फोर्स ही नहीं होगा बॉल 2-3 में। आपको लैंग्वेज पढ़ी है क्वेश्चन की, मैंने बताया कि एग्जैक्टली 2 बॉल चार्ज थी, एग्जैक्टली 2 चार्ज थी, है ना। बॉल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 4 बॉल से आपके पास, और मैंने बताया कि एग्जैक्टली 2 चार्ज थी। अब आपको बोला गया है कि बॉल नंबर 1 और 4 में तो रिपल्शन है, पढ़ो अच्छे से, लिखा है वहां पे बॉल 1 और 4 में तो रिपल्शन है, तो रिपल्शन है इसका मतलब ये दो चार्ज है ना, क्योंकि डेफिनेटली चार्ज है तभी रिपल्शन हो रहा होगा। अट्रैक्शन तो बिना चार्जिंग की भी हो सकता है, ये अपने समझा था। इसका मतलब ये दोनों अनचार्ज है और 1 और 4 चार्ज है, और अब ये अनचार्ज है अगर, तो इनके बीच का फोर्स होगा ही नहीं कुछ भी, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो वेरी गुड। काफी बच्चों ने आंसर दिया था, प्रणत आपका भी देखा नहीं होगा मैंने, काफी बच्चों ने आंसर दिया था, कई बच्चों ने गलत, कई ने सही, बिल्कुल क्लियर अब क्वेश्चन ये आप सबको, इज दिस क्लियर? चलो कई बच्चों का रिप्लाई यस आ गया है। एंड सर फिर भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है ना? बेटा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बहुत नेग्लिजिबल होता है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, मैंने पॉलीस्टाइरीन बॉल दी है, जो हमारे हम जो फील कर पाते उतना भी नहीं अमाउंट का फोर्स होगा इनके अंदर, है ना, तो हम निग्लेक्ट कर देंगे उसको। ठीक है, आप कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स इतनी छोटी छोटी बॉल्स में कितना आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपने को सिंपल सिंपल से एक दो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोस्कोप। किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है ये पता करने के लिए क्या करा जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, एंड स्पेसिफिकली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो लिखिए नेक्स्ट, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत अच्छे से हमारा काम कर देता है ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। एक हमारे पास कांच की एक बॉटल जैसी है, तो आई हैव अ ग्लास बॉटल लाइक दिस। ठीक है, उस ग्लास बोतल में यहाँ पर हमने ना अच्छे से उसको क्लोज कर रखा है, और इसमें यहाँ पे एक रबर का कॉर्क है, और रबर के कॉर्क में बीच में मेटल का वायर जाता है, और उस मेटल के वायर में गोल्ड की पतली पतली 2 लीफ इस तरह से टांग दी जाती है। ये मेटल का वायर है, मेटल के वायर के ऊपर में यहाँ पे हमने एक स्टड जैसा एक मेटल का पीस लगा रखा है। तो बेसिकली यहाँ पर कंडक्टर केवल ये स्टड है, द मेटल एट द टॉप ये कंडक्टर है, दिस वायर इज अ कंडक्टर, एंड दिस आर गोल्ड लीफ। वो मेरे पास गोल्ड कलर नहीं है तो ये गोल्ड लीफ है, दिस आर गोल्ड लीफ। ठीक है, तो इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। नाउ ये दोनों जो लीव्स है बहुत ही हल्की बनाते हैं अपन, बहुत ही लाइट, कि मतलब थोड़ा से भी फोर्स से ना ये मूव मूव करेगी, बहुत ही लाइट होती है और बहुत फ्लेक्सिबल भी होती है, तो इनके अंदर मूवमेंट बहुत आसानी से होती है। ठीक है, नाउ ये जो पूरी असेंबली है इसको अपन है ना पहले तो बिल्कुल अनचार्ज कर देते हैं। कैसे करेंगे अनचार्ज? इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, एक मेटल वायर से इसको ग्राउंड कर दिया, तो ग्राउंड करने से क्या हो जाएगा, इसका सारा चार्ज अगर होगा भी तो खत्म हो जाएगा, इट विल बिकम न्यूट्रल, बिकॉज ग्राउंड है जीरो पोटेंशियल, तो उससे कनेक्टेड चीजें जीरो पोटेंशियल पे आने के लिए न्यूट्रल हो जाती है। अब क्या करना है, जिस चीज इसको ग्राउंडिंग करके हटा दिया है, इसे न्यूट्रल कर दिया है, अब जिस चीज का चार्ज है कि नहीं पता करना है, वो लेके आओ इसके पास में। मान लो मेरे पास एक बॉल है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, उसको इसके पास में लेके आओ। एक बॉल है जिसपे ऑलरेडी चार्ज था, उसे इसके पास में लेके आओ। If ball is already charged, this charge will try to induce negative charges on this metal piece. ऊपर एक मेटल का पीस होता है, मेटल का एक स्टड होता है, उस मेटल पीस पे इस बॉल के पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। So because of the positive charge on the ball, negative charge will be induced here, and this metal wire will take the other positive charge here. ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिससे यहां पर है ना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, एंड नीचे पॉजिटिव चार्ज चले जाएगा, पॉजिटिव दूर जाने की कोशिश करेगा नेगेटिव से, इसलिए। तो इन लीफ्स पे चार्ज आ जाने वाला है अगर आप एक चार्ज बॉडी इसके पास में लेके आओगे, और लीफ बहुत ही लाइट थी, बहुत फ्लेक्सिबल थी, तो जैसे उन पे चार्ज आएगा ये चार्ज दूसरे को रिपेल करेंगे, तो लीफ का शेप थोड़ा सा चेंज होगा, उसका एंगल बढ़ जाएगा। The angle between leaves is going to increase. This theta is going to increase. तो जैसे हम चार्ज बॉडी को इसके पास में लेके आएंगे,
ये एंगल बिटवीन लीव्स इंक्रीज होगा और इंक्रीज होगा तो हमें दिख जाएगा, और वो दिख गया तो हमें समझ में आएगा कि हमारी बॉडी जो थी वो चार्ज थी। समझ में आ रहा है कैसे करना है सर? उन पर चार्ज कैसे आया समझ नहीं आया? ओके, इसमें इंडक्शन की वजह से चार्ज आया। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इंडक्शन। इंडक्शन इज अ फिनोमेना, वो मेटल्स में हमें दिखता है जब भी किसी मेटल के आसपास हम कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं। कभी कभी भी किसी मेटल की पास दूसरा चार्ज लेके आते हैं, जैसे ये कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है, इसके पास यहाँ पे एक चार्ज बॉडी में लेके आया, तो ड्यू टू चार्ज ऑफ दिस बॉडी अंदर के इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होंगे, सो इलेक्ट्रॉन इसके पास में आने की कोशिश करेंगे। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठा होंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पॉजिटिव की वजह से अब इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो एकदम फार्देस्ट सरफेस जो होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंडक्शन। ठीक है, ये इसलिए होता है इंडक्शन क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में आने वाली है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ फोर्स लगाती है। इलेक्ट्रॉन मूव्स टेंड्स टू मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो गया, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। सेम फिनोमेना यहाँ हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज बॉल मेटल के स्टॉप पर यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ और बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया, जितना है नेगेटिव उतना पॉजिटिव आया, एंड ड्यू टू दिस चार्ज दिस लीव्स आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। दोनों लीव से दोनों पे चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी। ठीक है, यस। अब एक चीज तो ये होती है कि अपन मेटल जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट है उसको जस्ट पास में लाओ। दूसरा ये कर सकते हैं, कुछ लोग उसको टच भी करा देते हैं। इस मेटल बॉल को है टच करा दोगे, अब टच करा दोगे तो थोड़ा चार्ज लीक करके इस पे भी आ जाएगा। दो ऑब्जेक्ट जो कंडक्टर्स है उनको कांटेक्ट में लाओ तो दोनों पे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। थोड़ा सा इस बॉडी का चार्ज इस मेटल के लीव्स पे भी चला जाएगा, तो मेटल के लीफ पे चार्ज आने से फिर से वो रिपेल करेगी। तो अगर आप टच भी कर देते तो भी यही फिनोमेना होता, तब बस इंडक्शन नहीं होता, यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं होता, इस पूरे सिस्टम पे जो मेटल का वायर है अंदर उस पे और लीफ पे सब पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। तो आप टच भी कर सकते थे, वो भी अलाउड है। इज दिस क्लियर? पर टच करना सही नहीं होगा, बिकॉज टच करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का चार्ज इस गोल्ड लीफ पे भी चला जाएगा। तो सही तरीका एक्सप्लोन को करने का होगा कि पास में लेके आओ, और अगर पास में लेके आने में मान लो जो ये कंडक्टर है तभी टच करने पे चार्ज फ्लो होगा, अब कंडक्टर ही नहीं होता तब तो आपको यही करना पड़ता। ओके, इज दिस क्लियर हाउ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ऑपरेट? सर हम इसे न्यूट्रल नहीं कर सकते हैं। क्या लिखा है? न्यूट्रल नहीं जान सकते, नेचर नहीं जान सकते। यस, हाँ, चार्ज का नेचर नहीं पता चलता इससे, हमें पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है पता नहीं चलता। एक ट्रिक होती है जिससे पता कर सकते हैं। मान लो कि पहले मुझे किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज क्या है, प्लस है कि माइनस, वो पता करना है ना, और मुझे पता है ऑलरेडी कि मेरे पास एक दूसरी बॉडी है उस पर चार्ज क्या है। ठीक है, तो उसको पहले इससे टच कर दो, मेरे पास मान लो पॉजिटिव चार्ज की बॉडी है, उसको इससे टच करो तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जिस बॉडी का चार्ज मुझे पता करना है वो लेके आओ, वो लाने से अगर यहाँ लीफ का जो एंगल है वो बढ़ जाए तो दूसरी बॉडी पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और कम हो जाए तो दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज था। इस तरह से समझ सकते हैं अपन। ठीक है, चलो सौरभ पूछ रहा है गोल्ड क्यों लेते हैं? बेटा गोल्ड इसलिए क्योंकि बहुत हल्की मेटल होती है, मेलिएबल बहुत अच्छे से होती है, लाइट होती है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होती है, तो उसमें ना थोड़ा सा भी जो चार्ज आएगा उससे अच्छे से दिखेगा अपन को एंगल बढ़ते हुए, तो उसकी प्रॉपर्टी ऐसी कि वो एंगल बढ़ते हुए अच्छे से दिखता है, इसलिए गोल्ड को यूज कर लेते हैं, है ना। और कंडक्टर तो है ही अच्छा, गोल्ड इज वेरी गुड कंडक्टर, गोल्ड सिल्वर कॉपर सब अच्छे कंडक्टर होते हैं, उनमें गोल्ड सबसे अच्छा है, इसलिए गोल्ड को यूज कर लिया अपन ने। चलिए, तो ये अपन ने समझा व्हाट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। नाउ आगे बढ़ते, अब स्टार्ट करते हैं अपन कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट लिखिए कूलॉम्स लॉ, नेक्स्ट लिखिए कूलॉम्स लॉ। थोड़ा बच्चों को ऑलरेडी आइडिया होता है, टेंशन में पढ़ा होता है, मेरी हमेशा आदत है क्लास में तो मैं पूछता ही था बच्चों से कि व्हाट इज कूलॉम्स लॉ, तो अब आप थोड़ा लिख के बता दो व्हाट इज कूलॉम्स लॉ। कोई बिल्कुल अच्छे से बता सकता है व्हाट इज कूलॉम्स लॉ? व्हाट इज कूलॉम्स लॉ?
आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। 10th में पढ़ा होता है आपने, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको पता नहीं है। जो भी बच्चा 10th पास करा है उसको तो पता ही होगा। कोई जवाब नहीं आ रहा, क्या बात है, किसी को नहीं पता? अच्छा, ईशान का आया। लॉ stating that like charges repel and opposite charges attract with a force proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. Okay, ठीक है। चलो, काफी बच्चों ने मुझे रिप्लाई करा है। आप सब जो बता रहे हैं दिस इज पार्शियली करेक्ट। आप सब जो बता रहे हैं दिस इज पार्शियली करेक्ट। चलो अब मैं लिखाता हूँ, लिखिए। थोड़ा सा कुछ और चीजें लाइन और जोड़ना पड़ती है तो फिर 100% करेक्ट हो जाएगा। लिखिए, अगर आप स्कूल में जो लिख रहे हो वो लिख के आएंगे। यस, अब मुझे साथे ने बिल्कुल सही चीज कही, वेरी गुड। हाँ, स्कूल में अगर जो आप लिख रहे थे वही लिख के आ जाएंगे सिर्फ उतना, तो हो सकता है नंबर काट ले आपके स्कूल में। तो इसलिए पूरा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए वो लिखते हैं अपन। लिखिए, when two point charges when two point charges are placed at rest, when 2 point charges are placed at rest, तो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे पॉइंट चार्ज बोलना, और दूसरी चीज है रेस्ट पर है ये बोलना। when 2 point charges are at rest separated by some distance, separated by some distance, the electrostatic force of attraction or repulsion, the electrostatic force of attraction or repulsion between them, the electrostatic force of attraction or repulsion between them is proportional to product of magnitude of charge and inversely proportional to square of distance between them. Is proportional to product of magnitude of charge and inversely proportional to square of distance between them. When 2 point charges are at rest at some distance apart, for electrostatic force of attraction or repulsion between them is proportional to product of magnitude of charge and inversely proportional to square of distance between them. Inversely proportional to square of distance between them. चलो, तो इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पॉइंट बोलना और रेस्ट पर ये बोलना। तो when 2 point charges are at rest at some separation, the electrostatic force of attraction or repulsion between them is proportional to product of magnitude of charge and inversely proportional to square of distance between them. Clear, Aman? सबको क्लियर? यस, वेरी गुड। चलो, तो इसके आगे तो काफी चीज आपको ऑलरेडी पता होगी। इफ Q1 and Q2 आर लाइक, अगर दोनों एक जैसे है तो फोर्स रिपल्शन का होता है। इन दैट केस जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होगी, लाइक दिस, इस तरह से फोर्स लगता है। एंड इफ Q1 एंड Q2 आर अनलाइक, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, देन फोर्स इज ऑफ अट्रैक्टिव इन नेचर। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ बताया, उसकी डायरेक्शन भी बताना जरूरी थी, तो अब मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी बता दी। that like charges are repelling each other, unlike are attracting each other, ये पहले से पता है आपको, ठीक है। और फोर्स की डायरेक्शन इनको जोड़ने वाली लाइन के अलोंग होती है, जो जिस लाइन के अलोंग जो इनको ज्वाइन करने लाइन है उसके अलोंग होगी। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इसके प्रोपोर्शनल होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है ये भी बता दिया आपको। नाउ इस प्रोपोर्शनलिटी वाली इक्वेशन से हम फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 by Q2, Q1 into Q2 by R स्क्वायर। अगर हम फ्री स्पेस की बात करें, पर मैं मीडियम की बात करूंगा तो यहाँ पे K, यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन लिख दूंगा। तो ये जो कांस्टेंट आया है इसको हम कई बार K भी लिखते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं F इक्वल टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर, where this K was 1/4 pi epsilon,
अगर आप फ्री स्पेस की बात करो, इन फ्री स्पेस, अगर क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं कहा कि पार्टिकल के बीच में क्या है, उनके बीच में कोई मीडियम है या नहीं है, उनके बीच में क्या चीज है, कुछ कहा नहीं, तो आप तो ये मान के चलोगे कि फ्री स्पेस है ना। ये अंडरस्टूड सी बात हो जाती है कि कुछ कहा नहीं तो फ्री स्पेस मानना है। तब हम k की वैल्यू ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4/पाई। ये तो आप जानते हो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इज द permittivity of free space, permittivity of free space, and value of this total expression come out to be 9 into 10⁹ अगर अपन SI में देखें, SI में वैल्यू हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा डाटा आपको सब याद रखना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 into 10⁻12 and inverse of this will be its unit, c square upon Newton meter square. What is this epsilon naught? इसको हम क्या बोलते हैं, permittivity of free space. This is permittivity of free space. ये परमिटिविटी क्या चीज होती है, इस पर बात करेंगे हम। पहले तो एक बार बेसिक देख लीजिए, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन चार्जेस, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एट रेस्ट, उनके बीच का फोर्स हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का r स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए अगर फ्री स्पेस की बात करें, और नहीं तो मीडियम का जो भी एप्सिलॉन होगा वो डाल देंगे। नाउ परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ, इस पे आएंगे अपन, अभी ध्यान दीजिएगा। ये जो ये जो एक्सप्रेशन आ गया, इसमें ये जो वैल्यू रहती है पूरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको अपन कई बार हम k से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड वैल्यू ऑफ k वो हम कई बार साइड में अलग से लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। फ्री स्पेस अगर है मीडियम की दो चार्ज के बीच में, तो उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड द वैल्यू इज 9 into 10⁹ इन SI यूनिट्स। k की वैल्यू बहुत बड़ी है, जो g होता था अपने ग्रेविटेशन में पढ़ा है, उसकी वैल्यू तो बहुत कम होती है, तो इलेक्ट्रोसिटी का फोर्स बहुत बड़ा आता है। यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है हमको। अब एप्सिलॉन नॉट पे आ जाते हैं। दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज दिस परमिटिविटी? ये मीडियम कितना अच्छे से एक चार्ज को दूसरे चार्ज का इफेक्ट देखने के लिए अलाउ कर रहा है, ये बताता है। अगर चार्जेस के बीच में कोई मीडियम होता है, चलो अब चार्जेस के बीच में कुछ मीडियम डाल देते हैं। मान लो दो चार्जेस Q1 एंड Q2 थे, और इनके बीच में ना कोई मीडियम था, सपोज कोई भी मटेरियल, पानी वानी कुछ था, ऐसा मटेरियल जो नॉन कंडक्टिंग है, ये Q1 Q2 किसी मीडियम में रखे हुए थे। If there is some medium in between them, then medium basically molecules, atoms इन सब से बना होगा। तो एटम्स है बेसिकली इन सब, इन दोनों के बीच में, और जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलराइज हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलराइज हो जाते हैं। मान लो कि Q1 पॉजिटिव था, Q2 नेगेटिव था, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो सकता है कि यहाँ पर नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाए और पॉजिटिव दूर चला जाए, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। When there is some medium between the charges, medium gets polarized due to the charges. चार्जेस की वजह से मीडियम में पोलराइजेशन हो सकता है। मीडियम में पोलराइजेशन हुआ तो इस चार्ज के आसपास ये नेगेटिव चार्ज, अब ये एटम्स इसके आसपास भी होंगे, पूरे स्पेस में है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास एटम्स के अंदर नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इसके आसपास इकट्ठा हो जाएगा। इस चार्ज जो पॉजिटिव है इसके आसपास एटम्स इस तरह से इकट्ठा हो जाएंगे, और सब एटम्स का नेगेटिव चार्ज इसके थोड़ा क्लोज आ जाएगा। तो पॉजिटिव का जो इफेक्ट है वो नेगेटिव चार्ज आ जाने की, पास में आने की वजह से थोड़ा सा कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिकॉज ऑफ मीडियम, मीडियम ट्राइज टू शील्ड चार्ज। ये समझ में आ रहा है? मीडियम में जो एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, पॉजिटिव एटम भी, न्यूक्लियस भी होता है। तो बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स ऑन एटम, एटम का जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है थोड़ा उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। दैट्स व्हाई एटम के अंदर के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सब इसकी तरफ आ गए, पॉजिटिव दूर चला गया, तो सारे एटम से पोलराइजेशन हुआ, एंड ड्यू टू दिस पोलराइजेशन इफेक्ट ऑफ चार्ज कैन बी रिड्यूस्ड। इज दिस क्लियर? चलो अभी बात जो कर रहे हैं वो समझ में आया कि नहीं, पहले तो बताओ जो मैंने बात करी इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? वैक्यूम में क्या होगा वो देखेंगे अपन। तो इफ चार्जेस के बीच में कोई मीडियम आ जाए तो चार्जेस का एक दूसरे पे इफेक्ट चेंज हो जाएगा। फ्री स्पेस में बीच में कोई मीडियम नहीं होता, तो फ्री स्पेस में 100% इफेक्ट एक का दूसरे पे दिख सकता है।
विथ अ मीडियम इफेक्ट चेंज हो सकता है, इट माइट गेट इंक्रीज, माइट गेट डिक्रीज, डिपेंडिंग अपॉन क्या हो रहा है ना, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में हमें कम ही होता दिखता है when there is 100% मीडियम कवरिंग द चार्जेस। सो हमें जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है किसी मीडियम में, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से अलग दिखती है। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एंड किसी मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी का रेशो, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी वर्ड एक तरह से है कि कितना अच्छे से एक का इफेक्ट दूसरे पे जा पा रहा है। परमिटिविटी टेल्स अस हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलाउड बाय द मीडियम, एंड रिलेटिव परमिटिविटी हमको जितने भी मटेरियल मिले सबकी एक से बड़ी मिली। इस रेशियो को अपन एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं या कई बार स्मॉल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल के एप्सिलॉन आर इनको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। The ratio of permittivity of a medium to permittivity of free space is denoted by epsilon r, relative permittivity, or K, which is called dielectric constant. The value of this epsilon r is infinity for metal. कोई मेटल हो उसके लिए इंफिनिटी हो जाती है। वाटर के लिए अराउंड 81 आता है, ये ग्लास के लिए 6 होता है कुछ। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, ग्लास के लिए 6 होता है ना। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी सबके लिए एक से बड़ी दिखती है हमको, बिकॉज ये एक से बड़ी आती है। तो यहाँ फोर्स के एक्सप्रेशन में देखो, ये परमिटिविटी डिनोमिनेटर में थी तो फोर्स कम आएगा, बिकॉज एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1। दिस इंप्लाइज दैट फोर्स इन मीडियम between charges will be lesser than force in free space, but with a condition। यहाँ पे ध्यान रखना एक कंडीशन इन्वॉल्व है कि मीडियम पूरी तरह से इनक्लोज कर रहा है चार्जेस को, 100% कवरेज, 100% कवर कर रहा है मीडियम चार्जेस को, तो ऐसा होगा। ठीक है, देयर इज नो एयर बिटवीन देम, देयर इज नो फ्री स्पेस बिटवीन द चार्जेस, ऑल ऑफ द स्पेस इज एक्वायर्ड बाय द मीडियम। चार्जेस के बीच में सारा स्पेस मीडियम ने एक्वायर करा है, तो फोर्स हमेशा मीडियम में कम आता है फ्री स्पेस से, बिकॉज ऑफ दिस परमिटिविटी इज ग्रेटर देन 1। इज दिस क्लियर? सर एक डाउट बोलिए, प्रथम बताइए क्या डाउट है। नाउ जो भी आपकी दिक्कत है पूछ सकते हैं आप सभी बच्चे। प्रथम बोलिए क्या डाउट था आपका। सर पोलैरिटी में हमेशा चार्ज हम कम ही होगा क्या? वैक्यूम में क्या होगा? वैक्यूम में कुछ होता नहीं है, तो वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता है। वैक्यूम में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा था, दैट टोटल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज 1/4πε0, है ना। वो एक तरह से 4, ये हिस्टोरिकल रीजन की वजह से यहाँ 4π आ रहा है, क्योंकि सीजीएस में के की वैल्यू केवल एप्सिलॉन नॉट आ जाती है, वो एसआई में कन्वर्ट करो तो 4π और मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कुछ उस चीजों की वजह से यहाँ पे 4π का फैक्टर आ जाता है, हिस्टोरिकल रीजन से कुछ इसके पीछे। तो इस तरह से क्यों लिखा, यूं समझ लो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो टोटल 1/4π एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, वैक्यूम में। फिर 100% के बाद क्या लिखा है? 100% कवरेज, कवरेज मतलब मीडियम पूरी तरह से कवर कर रहा है चार्जेस को, ठीक है। फिर पोलैरिटी में हमेशा चार्ज कम ही होगा क्या? पोलैरिटी में चार्ज कम ही होगा क्या? देखो इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास तो नेगेटिव नेगेटिव ही इकट्ठा होने वाला है, तो इस चार्ज का इफेक्ट कम ही दिखने वाला है हमको, है ना। सही बात है ना? यस, अगर 100% कवरेज है तो। चलिए, सो दिस परमिटिविटी, परमिटिविटी बताती है कि मीडियम कितना अच्छे से एक चार्ज का इफेक्ट दूसरे चार्ज को देखने दे रहा है। अगर मीडियम है तो थोड़ा इफेक्ट हो सकता है कम हो, दैट्स व्हाई फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। नाउ ऑल ऑफ दिस क्लियर? सर डाइलेक्ट्रिक का क्या मतलब है? हिस्टोरिकली कुछ रीजंस की वजह से अपन डाइलेक्ट्रिक बोलते थे। जिन मटेरियल के अंदर जैसे मैग्नेटिज्म की बात करें तो मैग्नेटिज्म में पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इस तरह से अपन ने चीजों को क्लासिफाई करा। तो बिल्कुल वैसे ही वहां जैसा डायमैग्नेटिक होता है यहाँ डाई इलेक्ट्रिक होता है, तो वो उन रीजंस की वजह से डाई इलेक्ट्रिक बोल दिया।
यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड गेट रिड्यूस्ड, अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ज्यादा थी तो अंदर जाके कम हो जाती है, तो दैट्स व्हाई डाइलेक्ट्रिक वर्ड यूज करा है, क्योंकि मैग्नेट्स में भी ऐसे सब्सटेंसेस को डायमैग्नेटिक बोलते हैं, तो जिनमें बाहर के कंपेयर में मैग्नेटिक फील्ड अंदर कम हो जाती है ऐसे मटेरियल को डायमैग्नेटिक बोलते हैं, यहाँ उनको डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, फिर मेरे पास एक डाउट आया, एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, यस ऑलवेज, ऑलवेज एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1। ओके, एनी अदर डाउट? सर फ्री स्पेस मतलब, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, कुछ भी नहीं है, वैक्यूम, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। चलो, तो अभी हमने बात करी व्हाट इज कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है वो समझ लिया, अगर मीडियम चेंज करेंगे तो फोर्स कैसे लिखना है वो भी समझ लिया, है ना। ये एप्सिलॉन की वैल्यू जो भी मीडियम के लिए होगी वो डाल देंगे, कई बार एप्सिलॉन की वैल्यू देने के बदले वो के की वैल्यू दे देते हैं, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दे देते हैं, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हो तो हम के टाइम एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू यूज कर लेंगे। इनकी वैल्यूज क्या है ये भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, कोई भी यहाँ पे कुछ और डाउट? अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं आपसे, व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस बताइए। आईआईटी में भी क्वेश्चन आ चुका है, ये काफी पहले आया था, पर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछी गई है आईआईटी में। सो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट? फाइंड डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यस आयुष बिल्कुल सही, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी बिल्कुल सही। डायमेंशंस बताइए एप्सिलॉन नॉट की क्या आएगी? चलो बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास, तो यहाँ थोड़ा स्पेस बना लेता हूं मैं। एप्सिलॉन नॉट के लिए रिलेशन हमारे पास यहाँ वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे अपन। एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एफ को डिनोमिनेटर में लेके आ गए, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट शुड बी डायमेंशंस ऑफ Q1 Q2, Q1 एंड Q2 चार्ज की डायमेंशन 80 होती है, तो a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स की डायमेंशन mlt minus 2 and r square is l square. Rearrange it, इसको सही से लिख दो, you will get dimensions of epsilon naught. So it should be m to the power minus 1, l to the power minus 3, l to the power 4 a square. This should be dimension of epsilon naught. Is this correct? m to the power minus 1 t l to the power minus 3 t square c square. ये कुलम बच्चों ने कई बार कुछ गलती करी है, अर्नव वगैरह, चार्ज की डायमेंशन करंट इनटू टाइम होती है, सी नहीं होती। ठीक है, चलो ये आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखना। डायमेंशंस तो बहुत फेवरेट टॉपिक है आईआईटी का, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं हर साल, देखा गया एक आध क्वेश्चन तो दे ही देते हैं डायमेंशंस पे, तो हर चीज जो भी पढ़े अपन उसकी डायमेंशन जरूर निकालना सीखना चाहिए हमको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, अब फोर्स कितना होता है दो चार्जेस के बीच में, अब इस पे क्वेश्चन चालू करते हैं। लिखो क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से चालू करूंगा, धीरे धीरे टफ पे जाएंगे अपन। आई हैव टू चार्जेस 1 millicoulomb and plus 1 microcoulomb at a distance of r equal to 0.5 meters. What will be force between them? इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, करो। What will be electrostatic force between them? ईशान बोल रहा है मेंस या एडवांस में, बेटा दोनों में, मेंस में भी डायमेंशन पे क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में भी आते हैं। एडवांस में डायमेंशन एरर्स ये टॉपिक को मिलाकर एक आध क्वेश्चन तो देते ही हर साल। चलो इनके बीच में फोर्स बताओ फटाफट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से करो। एक आंसर आया मेरे पास, चलो ये तो हो जाएगा आपसे, मैं जल्दी जल्दी और भी क्वेश्चन दे देता हूँ आपको।
चलो अगला क्वेश्चन। देयर आर टू चार्ज पार्टिकल्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड q. द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज f व्हेन दे आर सेपरेटेड एट 1 मीटर इन फ्री स्पेस. कुछ नहीं कहा तो मानना ही पड़ता है फ्री स्पेस. मैं बोलूंगा नहीं तब भी आपको मानना है फ्री स्पेस है. जब मीडियम होगा तो मैं बोल दूंगा मीडियम है. q is unknown. what should be minimum possible f between them. q हमें पता नहीं कितना है, तो इनके बीच में मिनिमम पॉसिबल फोर्स क्या हो सकता है. करो ये. इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ. फोर्स हो जाता है हमारे पास k. k इज 9 into 10 power 9. q1 q2 1 मिली मतलब 10 power minus 3, माइक्रो मतलब 10 power minus 6 upon distance which is 0.5 in square of it. So 0.5 will be half and square of it. So force will be 9 4s are 36 into 10 power, this is minus 9, this is plus 9, so I will get only 36 Newton. This should be the force. चलो ये क्वेश्चन करो. काफी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास. वेरी गुड. कुछ बच्चों को मुझे सही दिख रहे हैं, कुछ के गलत भी दिख रहे हैं. तो बताता हूं मैं क्या करना था. हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं दिया कितना है, और पूछा है कि कितना फोर्स मिनिमम पॉसिबल हो सकता है. भाई चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा, कम होगा तो कम होगा. तो मिनिमम मैग्नीट्यूड जो हो सकता है उस पर मिनिमम फोर्स आएगा. व्हेन चार्ज इज ऑफ मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड तो मिनिमम पॉसिबल फोर्स आएगा. और मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है चार्ज का? ई. किसी भी बॉडी पे जो चार्ज हो सकता है वो Q इक्वल टू ए नहीं होता है, कम से कम ई चार्ज हो जाएगा. तो अगर इन पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर चार्ज हो तो फोर्स सबसे कम आएगा. इन दैट केस फोर्स शुड बी इक्वल टू K. Q1 Q2 will be E square मतलब 1.6 10 power minus 19 square upon distance which is 1 meter square of that. तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर. इसको अरेंज करके लिख दीजिएगा. दिस विल बी योर आंसर. तो कई बच्चों का मुझे सही दिख रहा है, कुछ का गलत भी था. अब सबको क्लियर? बोलो प्रणत, क्लियर आपको? यस. ओके वेरी गुड. अगला क्वेश्चन देखो. अ बॉडी ऑफ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. कोई बॉडी है जिसपे चार्ज Q था, उसको दो पार्ट में डिवाइड करा. ठीक है. एंड देन द पार्ट्स आर प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट, और उसके दो पार्ट्स को कुछ दूर पे रख दिया. What should be charges on the parts so that the force between them is maximum. उन पार्ट्स पे चार्ज क्या क्या होना चाहिए जिससे फोर्स उनके बीच में जो आ रहा है, ऑफ कोर्स रिपल्शन का ही होगा. बॉडी का चार्ज आधा आधा होगा तो सेम टाइप का ही होगा. आधा आधा या जो भी फ्रैक्शन में बटेगा. आपको बताना कितना कितना चार्ज हो जाना चाहिए कि फोर्स मैक्सिमम आए. करो. चलो ऋत्विका का आंसर आया मेरे पास. एक्सप्लेन भी करो ऋत्विका. जो भी आंसर देगा वो एक्सप्लेन भी करे कैसे आया आंसर. ऋत्विक का आया था. सॉरी ऋत्विक, एक्सप्लेन भी करिए कैसे आया आंसर. प्रोडक्ट मैक्स. ठीक है वेरी गुड ऋत्विक. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. बाकी बच्चे दीजिए जल्दी से आंसर.
बाकी बच्चे दीजिए आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों का सही आ रहा है। आयुष थोड़ा गलत है आपका। वेरी गुड। ये एक क्वेश्चन और दिया जिनका हो गया उनके लिए, बाकी अपन इधर करते हैं अभी। एक बॉडी पे चार्ज क्यू था, उसको दो पार्ट में डिवाइड करा है, तो हमें नहीं पता कितना कितना चार्ज आएगा पार्ट्स पे। मान लेते हैं कि एक पार्ट पे जो चार्ज है वो x है, तो दूसरे पे ऑफकोर्स q माइनस एक्स होना चाहिए, है ना, q माइनस एक्स, और इनके बीच की कोई डिस्टेंस है हमें नहीं पता, मान लीजिए r है। अब इनके बीच का जो फोर्स होगा दैट शुड बी इक्वल टू प्रोपोर्शनली कांस्टेंट k into x into q minus x अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये फोर्स चेंज होगा अगर ये प्रोडक्ट चेंज होगा। नाउ प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आ सकती है? बाय कॉन्सेप्ट ऑफ AMGM, AM is greater than equal to GM. सो दो चीजों का सम का हाफ वो AM होता है, सम का हाफ इधर q/2 हो जाएगा। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x into q minus x। तो हमें समझ में आ गया कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आ सकती है वो q²/4 आ सकती है, एंड दैट हैपेंस व्हेन द चार्जेस आर इक्वल। वो होने के लिए जो जो क्वांटिटी वो इक्वल होना चाहिए। तो बस इसका मतलब ये दोनों इक्वल होगा तब चार्ज का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, इट मींस फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। सो दिस इज वन वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन AMGM की प्रॉपर्टी यूज करके। देखिए अच्छे से, दिस इज वन वे। एक और तरीका हो सकता है, दिस फोर्स इज नाउ डिपेंडेंट ऑन x, सो dF/dx जीरो कर दो, बिकॉज फोर्स अगर मैक्सिमम होगा तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x शुड बी जीरो, है ना। अब ये फोर्स क्या था, k कांस्टेंट r स्क्वायर कांस्टेंट, q into x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओनली q, और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x/2, q into x का हो जाएगा ओनली q, और माइनस एक्स स्क्वायर का x/2, x स्क्वायर का सॉरी 2x होगा। इसको जीरो करा तो x देखो q/2 आ जाएगा, यहां से भी सेम चीज आ जाएगी। आ रहा समझ में ये डिफरेंशिएशन वाला तरीका और दोनों? सबको क्लियर? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? यस, ओके, बच्चों का रिप्लाई आ रहा है यस, वेरी गुड। तो अगर ये क्लियर है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या मैं बता देता हूँ। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज F इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल, उनके बीच की डिस्टेंस 3 गुना कर दी, चार्जेस आर डबल, चार्जेस डबल कर दिए, and now they are placed in a medium with dielectric constant 5, k 5 बोला है, k is used for dielectric constant, so अब उन्हें k equal to 5 के मीडियम में डाल दिया। what will be new force between them? अब उनके बीच का नया फोर्स क्या होगा? करो, करिए वो क्वेश्चन। इधर का हटा देता हूं मैं, ये हो गया तो चलो, काफी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, वेरी गुड, कई बच्चों का सही है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है k विच इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, जिसको अभी लिख देता हूं 1/4πε0 q1 q2 बाय r स्क्वायर। और नया फोर्स क्या हो जाएगा? एक तो आपने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 कर दिया, तो यहाँ नीचे 5 का फैक्टर लगाना पड़ेगा, है ना, एप्सिलॉन विल इंक्रीज बाय 5 टाइम्स बिकॉज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 5। चार्जेस क्या कर दिए, डबल कर दिए, तो यहाँ 2 का फैक्टर मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रिपल कर दी तो नीचे 3 का फैक्टर, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो सब चीज देखकर यहाँ पे 2 2 4 इन न्यूमरेटर, इन डिनोमिनेटर 5 into 9 which is 45, और बाकी सब चीजें सेम वो f थी, तो 4/45 f आंसर। बहुत ही सिंपल, चलो बहुत बढ़िया। ओके, एक आसान सा क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस is increased by 1%, if the distance between two charges is increased by 1%, by how much percentage force between them is going to reduce? By how much percentage force between them is going to reduce? फिर से बोल रहा हूं, if distance between two charges is increased by 1%,
by how much percentage force between them is going to reduce. Distance is increased by 1%, and you need to tell me by how much percentage force is going to reduce. चलो, प्रथम गलत है, बाकी सब सही दे रहे हैं आंसर, अभी तक तो सही दिख रहा है। ऋत्विक ठीक है, अन्नो गुड, ईशान नहीं। देखो, फोर्स डिपेंडेंट होता है 1/r² पे। तो फ्रॉम एरर एनालिसिस, आपने एरर्स पढ़ा होगा 11th में, तो आप बोल सकते हो कि जो F की एरर आएगी, रिलेटिव एरर, इट शुड बी 2 times the relative error in R. F की रिलेटिव एरर शुड बी 2 times रिलेटिव एरर इन R, है ना। एरर बहुत छोटी छोटी सी चेंजेस की वैल्यू को बोलते हैं, और अगर R में 1% का चेंज है तो F में 2% का चेंज हो जाएगा। यहाँ से समझ में आ रहा है, फ्रॉम द एरर्स रिलेशन। आ रहा है समझ में? ये आपने पढ़ा होगा ना एरर्स में। इज दिस क्लियर? यस, बच्चे बोल रहे यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। 2 point charges, the distance between 2 point charges is increased by 10%. The distance between 2 point charges is increased by 10%. By how much percentage force between them is going to change? चलो, अब मैंने 10% कर दिया, अब क्या जवाब दोगे? चलो, प्रथम का आ गया है गलत है, ईशान का आ गया है, कुछ चेक करते हैं। ईशान यस, ऋत्विक बिल्कुल सही, करो। चलो, बच्चे कई 20% दे रहे हैं तो 20% गलत है, 20% इज रॉन्ग। अब क्योंकि चेंज बड़ा है, 10% का है, तो आप इस रिलेशन से नहीं जा सकते। ये रिलेशन तब अप्लीकेबल है जो चेंजेस बहुत छोटे हो, 2-3-4% टाइप चेंज हो तो कर सकते हो, पर 10% का चेंज आप इस रिलेशन से जा नहीं सकते। तो 10% इज 20% इज रॉन्ग। सॉल्व करना पड़ेगा आपको, करिए जल्दी से। अब आपको बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा। फोर्स वो होता है k प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जो होता था इनटू q1 q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब नया फोर्स जो हो जाएगा वो लिखोगे k q1 q2, डिस्टेंस 10% बढ़ा दी तो 10% इंक्रीमेंट मतलब 1.1 टाइम कर दी, तो हियर न्यू डिस्टेंस शुड बी 1.1, श्योर ऑफ दैट। तो दिस इज न्यू फोर्स। अब परसेंटेज चेंज इन फोर्स निकालना है, तो ये एक्चुअली कम ही हुआ है, तो f माइनस एफ डैश अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ f, ऐसे निकालते हैं अपन चेंज। परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी माइनस डिक्रीमेंट करके जो वैल्यू आ गई डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, इस तरह से इस रेशियो से निकालते हैं अपन चेंज। तो f और f डैश इन सब की वैल्यू यहाँ पुट करोगे अगर, सो आई एम गोइंग टू गेट 1 माइनस 1 अपॉन 1.1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1, ये मिलने वाला है मुझको। 1.1 स्क्वायर यहाँ न्यूमरेटर में सॉल्व कर लो, 1.1 स्क्वायर विल बी 1.21 माइनस 1 अपॉन 1.1 स्क्वायर, मुझे ये मिलने वाला है। 1.21 माइनस 1 इज 0.21, तो परसेंटेज चेंज के लिए वो हो जाएगा 21.1%, 1.1 का स्क्वायर इतना परसेंटेज। दिस इज नीचे जो 1.1 का स्क्वायर है, दिस इज गोइंग टू बी 1.21, तो ये आ रहा है एग्जैक्ट, समझे बात। 21% भी बच्चों का गलत आया, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके मुझे ऋत्विक बता रहा है 17.3 आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 17.3 आ रहा है, ठीक है। इसको देख लेना कितना आ रहा है, तो परसेंटेज चेंज ये आ रहा है आपके पास 17.3%। इज दिस क्लियर? कैसे करा हमने समझ में आया? बिल्कुल बेसिक से करा, ठीक है।
है ना। तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, बेसिक से करना चाहिए, नहीं तो गलतियां हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते। नाउ अब इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फोर्स है वो उसके बारे में कुछ बेसिक बेसिक बातें कर लेते हैं। इसका नेचर कैसा होता है। तो जब दो लाइक चार्जेस होते हैं तब तो ये रिपल्सिव होता है, और अनलाइक होते हैं तो अट्रैक्टिव हो जाता है। अच्छा, दोनों पे ही लगता है ना। दोनों चार्ज एक जितना दूसरे पे लगाएगा उतना ही ये भी इस पे लगाएगा, बाय न्यूटन थर्ड लॉ। जितना Q1 ने Q2 पे लगाया उतना ही Q2 Q1 पे भी लगाएगा, बाय न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, बीच का मीडियम चेंज करो तो फोर्स चेंज हो जाता है ना। ऑफ कोर्स अपन ने पढ़ा अभी। फिर हमको ये भी याद रखना है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट चेंज बाय प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज समवेयर। अगर इन दो चार्ज के बीच में फोर्स F लग रहा है तो आसपास कोई तीसरा चार्ज रख दो तो भी इनके बीच का फोर्स बदलेगा नहीं, इनके बीच में वही फोर्स रहेगा, प्रोवाइडेड कि इनको फिक्स कर रखा है। अगर डिस्टेंस चेंज होगी तो बदल जाएगा फोर्स, पर अगर इनको फिक्स कर रखा है तो फोर्स नहीं बदलेगा। इज दिस क्लियर? है ना, कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा था मैं कि भाई इक्वल एंड अपोजिट होता है दोनों चार्जेस पे। अगर Q1 पे फोर्स मान लो F1 वेक्टर लगा तो Q2 पे जो फोर्स आएगा इट शुड बी माइनस F1 वेक्टर, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो, तो इट शुड बी माइनस F1 वेक्टर। ठीक है, फिर मैंने बताया किसी तीसरे चार्ज के प्रेजेंस से ये फोर्स चेंज नहीं होंगे। नाउ दिस फोर्स इज एक और प्रॉपर्टी इसकी कि ये कंजर्वेटिव होता है। यू कैन राइट ऑल दिस प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि इक्वल एंड अपोजिट होता है बाय एक्शन रिएक्शन पेयर, लिख सकते हैं आप ये पहली प्रॉपर्टी की, ये इक्वल एंड अपोजिट होता है बाय एक्शन रिएक्शन पेयर। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज नॉट चेंज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज, इट इज नॉट चेंज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। अगर फिक्स कर रखा है चार्जेस को हमने तो किसी तीसरे चार्ज को ला के रख भी दोगे तो दो के बीच का फोर्स नहीं चेंज होगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरी बात, दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। आप लोगों ने 11th क्लास में वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ा है व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड व्हाट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो उसके जैसा ही फोर्स है ये, G m1 m2/r² के जैसे ही दिखने में, बिल्कुल, तो बिल्कुल दिखने में वैसा ही है, ये भी नेचर में कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, यस। सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, इट इज नॉट चेंज बाय प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड चार्ज। दो चार्जेस के बीच का फोर्स किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से चेंज नहीं हो जाता, ये सेकेंड प्रॉपर्टी दिखाई थी। तीसरा पार्ट मैंने बोला है दिस इज कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव हो जाएगा तो मतलब इसका वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। वर्क डन बाय दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये लिख सकते हो आप। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, लिख लीजिए। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं अपन, मीडियम के बारे में लिख लिया अपन ने, है ना। डिस्टेंस, अच्छा ये अपन ने जो फोर्स पढ़ा है ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। हमने जो फॉर्मुलेस पढ़े वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, बड़े चार्जेस हो तो नहीं लगा देना है अपन को। तो दिस फॉर्मुलेस आर कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, लिख सकते हैं। कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। नेक्स्ट, कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर चार्जेस एट रेस्ट। अगर चार्जेस मोशन में हो तो नहीं लगाना है, चार्जेस मोशन में हो तो नहीं लगाना है, क्योंकि मोशन में चार्ज में जैसे आपने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था न्यूक्लियस के बहुत इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब इलेक्ट्रॉन पे आपने जो फोर्स न्यूक्लियस का लिखा था ना, आपने 11th में लिखा होगा, वो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फोर्स लिख दिया, के Q1 Q2 R² लिख दिया था। ठीक है, वो इसलिए लिख दिया क्योंकि डिस्टेंस उनके बीच की चेंज नहीं हो रही थी, और न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे दिख रहा था हमको ऑलमोस्ट, क्योंकि वो हमेशा सेम डिस्टेंस पर है। तो बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ सिचुएशन की बहुत डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो उसको अपन ने मान लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बट लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मोशन में हमें लिखना तो नहीं चाहिए, पर हम कई जगह पे लिखेंगे क्योंकि इसके अलावा हमें कुछ आते ही नहीं करते। सो कुछ क्वेश्चंस में अगर चार्ज मूव भी कर रहे होंगे, लिखना तो नहीं चाहिए उनके बीच में फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, पर हम कई जगह लिखेंगे, है ना। अभी से आपको क्लियर कर दे रहा हूं मैं, बिकॉज
हम ज्यादा स्पीड नहीं हो चार्जेस के तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोसिटी का फोर्स अप्लीकेबल है, ठीक है। सर कैन यू री एक्सप्लेन लास्ट क्वेश्चन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन, यस, तो इसमें तो बस कैलकुलेशन करना है। अब नया फोर्स की जो वैल्यू होगी, चेंज कितना हुआ, चेंज होगा F माइनस एफ डैश अपॉन ओरिजिनल फोर्स। तो F माइनस एफ डैश अपॉन ओरिजिनल फोर्स करोगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, है ना। और इसको सॉल्व करा मैंने, 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर विल बी 1.2 माइनस 1 और अपॉन 1.1 का स्क्वायर 0। परसेंटेज में करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई करके 21 अपॉन 1.21 आ जाएगा। और कैलकुलेशन ये मैंने नहीं करके चेक करी थी, ये बस ये सही है। इसके आगे का आप चेक कर लेना क्या आएगा, इसके आगे का मुझे नहीं पता, ठीक है। अच्छा अनन्या क्लियर, यस 10% डिस्टेंस में चेंज था। चलो अब वापस ये अब कर लीजिएगा, मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कुछ और जरूरत है एक्सप्लेनेशन की। अब वापस चार्ज अपन फोर्स की प्रॉपर्टी देख रहे थे, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको कि इलेक्ट्रोसिटी का फोर्स का जो फॉर्मूला है ये अप्लीकेबल है जब चार्जेस एट रेस्ट हो। स्टिल हम कुछ जगह पर हम लगा देते हैं फॉर्मूला, जैसे आपने अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में लगा दिया है, क्योंकि वहां कुछ और नहीं कर सकते थे, हमारे पास फॉर्मूला दूसरा है नहीं, है ना। तो हम जब न्यूक्लियस रेस्ट पर है, उसके अबाउट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो सिचुएशन इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसी ही है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। चलिए यस, है ना। तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी बातें अपन ने समझी इलेक्ट्रोसिटीज के फोर्स के बारे में, और धीरे धीरे चीजें अपन पढ़ लेंगे, अभी इतनी चीजें सफिशिएंट है। एक छोटी सी चीज और समझते हैं हम, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, है ना। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए। निमित बोल रहा है सर रिलेटिव मोशन नहीं हो तब लिख सकते हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक है लिख सकते हैं, हम तो रिलेटिव मोशन होता है तब भी लिख देते, नहीं होगा तब तो लिख ही लेंगे अपन, है ना। चलो तो क्वेश्चन लिखिए एक, टू पॉइंट चार्जेस at a distance r, two point charges at a distance r are repelling each other by a force F, are repelling each other by a force F. Two point charges at a distance r are repelling each other by a force F. If the same charges are given, if the same charges are given to small spheres conducting sphere, to small conducting spheres, if same charges is given to small conducting spheres and they are placed at same separation, and they are placed at same separation, and they are placed at same separation. भाई दो चार्ज थे, उनको एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखा, तो उनके बीच में रिपल्शन का फोर्स F आया। मान लो कि सेम कुछ Q1 Q2 था तो रिपल्शन सेम आया। अब सेम चार्ज अपन ने दो कंडक्टिंग स्फीयर्स को दे दिए, जिनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस सेम r है, और ये दो कंडक्टिंग स्फीयर है ना। इनकी रेडियस थोड़ी सी है, बहुत छोटे छोटे स्फीयर्स है, बट एकदम जीरो भी नहीं रेडियस है, कुछ तो है इसकी रेडियस, इन्हें कंडक्टिंग है, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम, अब इनके बीच में फोर्स क्या होगा, F से ज्यादा होगा, कम होगा कि सेम होगा, ये बताना है आपको। आपको बताना है फोर्स F से ज्यादा होगा, कम होगा कि सेम होगा। करिए चलो, तो मेरे पास रिप्लाई आ रहे हैं बच्चों के। शेल थ्योरम, कुछ बच्चे शेल थ्योरम बोल रहे हैं, कुछ बच्चे लेस बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सेम बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे मोर भी बोल रहे हैं, अच्छा। निकालना आपको बताना है कि इनके बीच का फोर्स क्या होगा। अगर यहाँ फोर्स F था रिपल्शन का, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा रिपल्शन ही होगा, आपको चार्जेस सिमिलर टाइप के हैं, F1 है, तो आपको बताना है F1 F से बड़ा है या F1 F से छोटा है या F1 F के बराबर है। तीन ऑप्शन है, तीनों में से एक चूज करना है, ABC, तो करेक्ट चूज करना है।
चलो, तो बहुत सारे बच्चे मुझे सी रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कुछ का ए भी आ रहा है, ओके, और कुछ का सी आ रहा है, ओके। मेरा क्वेश्चन क्लियर था ना सबको? ये क्या दिए थे मैंने? कंडक्टिंग स्फीयर दिए थे ना, ये मैंने कंडक्टिंग स्फीयर दिए थे ना, सबने सुना था कंडक्टिंग है। चलो, अब क्योंकि ये कंडक्टर है तो क्या होगा कि कंडक्टर्स में चार्ज कैन फ्लो, चार्ज फ्लो होगा, और बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज जो भी Q1 Q2 के चार्जेस होंगे ना, वो इनकी आउटर सरफेस जो दूर वाली है वहां इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि Q1 Q2 में रिपल्शन है। Due to repulsion, charges will try to repel each other and they will go to the outer surface and सबसे दूर वाली सरफेस में चले आएंगे। Q1 इधर पूरा हो जाएगा, Q2 उधर पूरा हो जाएगा, तो एक तरह से Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई। समझ में आ रहा है? एक तरह से Q1 Q2 की डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई। तो अब बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, जल्दी से बोलो। चलो, प्रणत का सही आ गया, वेरी गुड, है ना? बस सिंपल सी बात है, अब तो बी होना चाहिए। भाई डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स कम हो गया होगा, सिंपल सी बात है। दैट्स व्हाई F1 शुड बी लेस देन F। नया फोर्स जो इनके बीच का F1 है वो पुराने F से कम हो गया होगा। क्लियर? अब नाउ बी नहीं, ए नहीं होगा, बी होगा, है ना? ए में लिखा था फोर्स बढ़ गया, भाई फोर्स, चार्जेस दूर चले गए, डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स कम ही होगा, ठीक है? यस। चलो, तो मैंने क्या बोला, बेसिकली कंडक्टर्स थे, स्फीयर्स वर कंडक्टर, तो कंडक्टिंग स्फीयर्स में चार्ज फ्लो हो सकता है, और फ्लो होके वो, क्योंकि रिपल्शन है तो एकदम दूर दूर चले जाने की कोशिश करेगा, तो जो भी इसका सारा पॉजिटिव चार्ज था वो एकदम दूर दूर चले जाएगा, एकदम एकदम पीछे वाली सरफेस पे आ जाएगा, ताकि इससे रिपल्शन कम हो जाए, और इधर वाला चार्ज भी फ्लो होकर इधर दूर चले जाएगा। So because they are now conducting sphere, the charge will go to the outer surfaces and such that the distance between charge is large, जिससे बढ़ जाए डिस्टेंस, चार्ज दूर जाने की कोशिश करेगा, तो इसकी वजह से चार्ज के बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस बढ़ गई, तो फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है? चलो, अब बताओ, मैं अगर क्वेश्चन बदल देता, मैं बोलता Q1 Q2 are two charges placed at some distance apart, are attracting each other with a force F, are attracting each other with a force F. Now same charges are given to conducting spheres of small radius and placed at same distance. Same charge is given to conducting spheres and placed at same distance. Now the force between them should be greater than before, less than before, equal to before. अब क्या होगा बताओ? चलो, प्रणित का सही, कुछ बच्चे सही दे रहे, वेरी गुड। आयुष गलत है, यस वेरी गुड, ग्रेटर देन बिफोर होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिकॉज अब मैंने बोला है फोर्स वाज अट्रैक्टिव, मैंने शुरू में देखो लैंग्वेज में क्या बोला था, फोर्स वाज अट्रैक्टिव, सो इफ फोर्स वाज अट्रैक्टिव द चार्जेस मस्ट बी ऑफ अपोजिट नेचर, तो अपोजिट नेचर है तो अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो अब की बार क्या होगा, चार्जेस पास आने की कोशिश करेंगे, तो सारा पॉजिटिव चार्ज इसका इधर और इस पे नेगेटिव होगा, वो इधर इकट्ठा हो गया होगा, या उल्टा हो सकता है, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, जो भी होगा वो पास आने की कोशिश करेगा, तो आपकी बार डिस्टेंस कम हो गई तो फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है? यस। अब मेरे पास एक डाउट आ रहा है सर, नॉन कंडक्टिंग हो तब भी क्या होगा? बेटा नॉन कंडक्टिंग हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है बताना, क्योंकि ना नॉन कंडक्टिंग में फिर पोलराइजेशन कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है हमें पता नहीं, तो या तो परफेक्ट नॉन कंडक्टर टाइप मान लो कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज ही नहीं हो रहा, तो फोर्स एग्जैक्टली सेम हो जाता, फिर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा तो फोर्स एग्जैक्टली सेम हो जाता है, ठीक है? तब तो F1 F2 बराबर आते हैं इन बोथ केसेस, अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स होते तो, ठीक है? चलिए, वेरी गुड, है ना? एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं मैं अब। आई हैव टू स्ट्रिंग्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, आई हैव टू स्ट्रिंग्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स एंड दे आर कनेक्टेड बाय सेम पॉइंट ऑन सीलिंग। मेरे पास दो स्ट्रिंग है, अलग अलग लेंथ की थी, और सीलिंग से एक ही पॉइंट से मैंने बांध रखी थी, ठीक है?
string is making angle alpha and beta with vertical respectively. This is string 1 and this is string 2. और सीलिंग से मैंने उनको बांध रखा है, एक स्ट्रिंग अल्फा एंगल बना रही है, एक बीटा बना रही है. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 इज L1, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 इज L2. स्ट्रिंग 1 की लेंथ L1 है, स्ट्रिंग 2 की लेंथ L2 है. These are the balls having mass M1, M2 and charge Q1, Q2. दो बॉल्स है जिनमें मास M1, M2 है, चार्ज Q1, Q2 है and gravity is vertically downwards. इन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में डायग्राम ऐसा है कि M1, M2 सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे. M1, M2 is on horizontal line. M1, M2 is on horizontal line. In equilibrium, M1, M2 is on horizontal line. So what should be ratio of what should be relation in alpha and beta? What should be relation in alpha and beta? What should be relation in alpha and beta? अल्फा और बीटा का क्या रिलेशन होना चाहिए? करो. इन टर्म्स ऑफ Q1, Q2, L1, L2, M1, M2 बताओ अल्फा और बीटा का क्या रिलेशन होगा? Q1, Q2 कैसे है आप खुद दिमाग लगाओ. लाइक है कि अनलाइक आपको समझ में आ जाएगा. टेंशन फोर्स का ठीक है ईशान, जो भी करना है मुझे रिलेशन दीजिए बस. अल्फा बीटा का क्या रिलेशन है ना? क्वेश्चन क्लियर है आपको? क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप. M1, M2 पॉइंट मासेस टाइप है, चार्जेस Q1, Q2 है, दो रस्सियां है L1, L2 लेंथ की. रोप्स का वर्टिकल से एंगल अल्फा बीटा है रिस्पेक्टिवली, जैसे डायग्राम में दिया है. वर्टिकल सिचुएशन ग्रेविटी नीचे डाउनवर्ड G है. और अब आपको बताना है M1, M2 सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे थे, तो आपको बताना है रिलेशन इन अल्फा एंड बीटा. इतनी देर में तो आ जाना चाहिए था, इतनी देर में तो आ जाना चाहिए था, है ना? इतनी देर में तो क्वेश्चन का आंसर मिल जाना चाहिए था मुझे. आयुष नहीं, मैंने आपको L1, L2 मास M1, M2 चार्ज Q1, Q2 दिए हैं, ठीक है? इतनी देर में तो आंसर जल्दी से आ जाना चाहिए था. जल्दी दो यार, अपना क्लास का टाइम भी हो रहा है, जल्दी दो. ऋत्विक गलत जवाब. कशिश आप समझ सकते हो खुद ही. चलो कुछ बच्चे मुझे 10 अल्फा 10 बीटा के टर्म में भी जवाब दे रहे, वो भी चेक कर लेंगे अपन, हो सकता है आपका सही हो. और अट्रैक्शन या रिपल्शन आप खुद सोचो यार कि ऐसा डायग्राम कब बनेगा. अगर अट्रैक्शन होता तो ये डायग्राम बन ही नहीं सकता था, रिपल्शन ही होना चाहिए, है ना? अगर अट्रैक्शन होता तो ये डायग्राम हो ही नहीं सकता था, रिपल्शन ही होना चाहिए. ठीक है. अर्नव का बड़ा आंसर आ रहा है. देना किस टर्म में है? आप जिस टर्म में दे सकते हो जल्दी से वैसा दे दो. चलो देखो, इतना देर लगना ही नहीं चाहिए थी इस क्वेश्चन के लिए. L1 cos अल्फा should equal to L2 cos beta. L1 cos अल्फा should equal to L2 cos beta. Isn't it? बोलो, होना चाहिए कि नहीं? सोचो. हाँ, मैंने क्या बोला? ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, अगर ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में है और ये वर्टिकल लाइन थी, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो L1 का cos अल्फा और L2 का cos बीटा इक्वल होना चाहिए ना.
तो ये आ गया रिलेशन अल्फा बीटा। कितना दिमाग लगा रहे थे आप लोग? कॉस अल्फा बाय कॉस बीटा शुड बी L2 बाय L1। सही है, बोलो। एक मेरे पास अर्णव का आ रहा है कि अरे ये तो कंफ्यूज करने के लिए। हाँ सही बात है भाई, क्यों? आप क्वेश्चन समझो तो सही, मैंने पूछा क्या है ना? आपको क्यों लगाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अननेसेसरी फोर्सेस देखना है? आप दिमाग तो लगाओ, पूछा क्या है ना? और समझो क्वेश्चन क्या दिया है। हो सकता है ज्यादा सोच रहे हो आप, कम सोचने में आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब पहले तो मैंने अल्फा बीटा का रिलेशन पूछा था, वो तो निकाल लिया आपने, है ना? अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ मासेस का क्या रिलेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। मासेस का रिलेशन क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा? फॉर दैट अब आपको फिर वही एफबीडी बना के करना पड़ेगा। मासेस का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा पूछ लिया अगर मैंने, तो आपको एफबीडी बना के करना पड़ेगा। ठीक है, तब आप इसके और पार्ट्स पूछ सकता हूं मैं, तो उसके लिए आप एफबीडी बना के जो कर रहे थे इट विल बी करेक्ट। सो स्ट्रिंग में यहाँ टेंशन T1, यहाँ टेंशन T2, और दो इस स्ट्रिंग का टेंशन का कंपोनेंट्स बैलेंस करेंगे इसके वेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिपल्शन के फोर्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स दोनों पे इक्वल ही होगा, F होगा, और वेट दोनों पे अलग अलग होगा। इस पे M1G होगा और इस पे M2G होगा, है ना? तो टेंशन का वर्टिकल से एंगल यहाँ पे अल्फा है, तो T1 cos अल्फा इज बैलेंसिंग M1G और T1 sin अल्फा इज बैलेंसिंग फोर्स। तो रेशियो ले लो तो tan अल्फा विल बी 1/m1, और वैसे दूसरे के लिए आ जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू 1/m2। तो इससे मेरे पास रिलेशन आ जाएगा tan अल्फा बाय tan बीटा इक्वल टू m2/m1, है ना? तो ये भी पूछ सकता था मैं, मुझे कई बच्चों ने ये भी रिप्लाई करा था अल्फा बीटा का रिलेशन, वो भी सही था, पर उससे आसान तरीका भी था हमारे पास। ठीक है, चलो। और रिपल्शन ही होना चाहिए तभी ऐसा डायग्राम पॉसिबल है, अदरवाइज तो डायग्राम पॉसिबल ही नहीं था, है ना? अगर अट्रैक्शन होता तो ये तो आ जाते ना पास में, रिपल्शन होगा तभी तो ऐसा होना चाहिए था डायग्राम। ठीक है, चलो इज दिस क्लियर? समझ में आया सबको? यस, है ना? तो थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन था ये। हाँ, अब हमने आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड छोटे छोटे से क्वेश्चन देखे, और हमने अभी वेक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं करा क्वेश्चन में। मैंने मल्टीपल चार्जेस इन्वॉल्व नहीं करे कि भाई एक चार्ज पे 3-4 फोर्सेस लग रहे हो, तो वो सब चीजें मैंने नहीं करी आज, है ना? इसमें काफी चीजें अभी बाकी। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बचा है अपना, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, मतलब कि एक पॉइंट चार्ज पे कई सारे चार्ज फोर्स लगा रहे हैं तो क्या करना है, वैसे क्वेश्चंस कैलकुलेट करना देखेंगे। फिर लार्ज बॉडीज, कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज के बीच में फोर्स देखेंगे, जैसे कि एक रॉड दे दी, रॉड और पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा वो निकालेंगे। तो ऐसे चीजें पढ़ना बची अपनी। एक मेरे पास मेरे पास रिंग है पूरी जिसपे चार्ज है, उसकी वजह से किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स निकालेंगे। तो ऐसी चीजें बची अपनी, तो काफी चीजें अपनी बची है, ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब होमवर्क क्या है, तो अपना काफी कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक हो गया है, तो अब आप कूलॉम्स लॉ पे बेसिक क्वेश्चन कर सकते हो। तो स्टार्ट सॉल्विंग BB1। अभी BB1 सॉल्व करना स्टार्ट करो, सब क्वेश्चन नहीं होंगे, शुरू के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा आपके पास जो भी स्कूल लेवल की बुक है उसमें जो भी क्वेश्चन दिए हो शुरू के, वो स्टार्ट कर सकते हो। कुछ SCV के स्टार्टिंग के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, तो आपको करना पड़ेगा, और जो अटकेंगे वहीं रुक जाना। ठीक है, तो स्टार्टिंग के SCV के क्वेश्चन, स्कूल लेवल की जो किताब हो आपके पास, युगबोध, प्रदीप, दिनेश, मॉडर्न, ABC, और जो भी SL अरोरा जो भी हो, उसके शुरू के क्वेश्चन कुछ मिलेंगे आपको, वो कर लीजिए। ठीक है, और SCV के क्वेश्चन, और मॉड्यूल में BB1 के पहले के कुछ क्वेश्चन और BB1 के कुछ क्वेश्चन, इतनी चीजें कर सकते हो आप। थोड़े से अपन ने वेक्टर्स के आपको ऑलरेडी मैंने करा हुआ है आपका वेक्टर थोड़ा बहुत, तो कुछ आगे के क्वेश्चन भी आप कर लोगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चन आपने ग्रेविटेशन में भी करे हुए हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप ज्यादा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ऑल्दो मैंने नहीं करा है, पर आप लोग कर सकते हो, बिकॉज ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो, तो ये होमवर्क है आपका। और मेरे पास एक डाउट, मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है अक्षत का, कितने दिन में इलेक्ट्रोसिटी पूरा हो जाएगा? तो दिन की बात करें तो यार तुम बोलो एक दिन में कर लेते हैं पूरा अपन 24 घंटे पढ़ के, है ना? पर वो ये क्वेश्चन मुझे अजीब लगते हैं। देखो,
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहिए, सीखने पे जाना चाहिए आपको। ठीक है, चलो। हाँ, जनरल टाइम बोल रहा मैंने 24 घंटे लगते हैं, ये 24 घंटे लगते हैं, 24 से 25 घंटे में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक किसी बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।